ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो अभी आपने वेल्थ क्रिएट करी है वो कितनी है? around 12 crores. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आर यू अफ्रेड कि आपकी जो वेल्थ है वो लूज हो सकती है? I don't really think कि ये स्थिति मेरे साथ में आएगी. लॉन्ग टर्म में तो हम सबको मरना ही है. लॉन्ग टर्म के अंदर घंटा कुछ नहीं होने वाला है. ओके, तो अगर यही पोर्टफोलियो आपको जॉब से क्रिएट करना होता तो डू यू थिंक लाइक इट वुड हैव बीन पॉसिबल? यस, एब्सोल्युटली. मुझे खुद को 1 करोड़ से ज़्यादा सैलरी मिलती थी. ओके, क्यों, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ? नहीं. $1 कमाना ₹1 कमाने से बहुत ज़्यादा आसान. क्या कंट्री उसकी इकोनॉमी होती है? नहीं, कंट्री उसके लोग होते हैं. व्हाट आई डू हैव विद रिस्पेक्ट टू मोर्टैलिटी इज उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दो जो कि तुमको पसंद नहीं है एज मच. मतलब मेरे को तो लोग जो यार दोस्त लोग हैं कि भैया तुम अभी भी रोता रहता है, तुम जिंदगी भर ही रोता रहेगा. कि मिडिल क्लास आदमी वो है जो सालाना 2 लाख से 10 लाख रुपए कमा रहा है, यानी 16,000 से 80,000 रुपये. तो आपको लगता है कि अगर ये दो कैटेगरी वाले लोगों ने फ्री होना है, 16,000 वाले ने और 80,000 वाले ने, तो वो हो सकते हैं? ओके, सो माय नेम इज हेमंत पंत और आज के जो हमारे पॉडकास्ट गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर रवि हांडा. तो जो रवि हांडा सर हैं उन्होंने जॉब की है, उन्होंने जॉब्स दी हैं, यानी वो एक बिजनेसमैन थे और फाइनली अपना बिजनेस बेच के वो फाइनेंशियली फ्री हो गए और अभी वो जयपुर में रहते हैं. तो हम उनसे ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं. और फाइनली मैंने उनसे बहुत ही पावरफुल क्वेश्चंस पूछे हैं कि जैसे अगर किसी की जॉब 25,000 पर मंथ है तो वो कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकता है. और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियली फ्रीडम के बाद क्या वो खुश हैं भी या नहीं. तो आई होप आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आर यू फाइनेंशियली फ्री, और जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आपके लिए क्या है? आई बिलीव आई एम. और मेरा जो सेंट्रल आइडिया बिहाइंड फाइनेंशियल फ्रीडम वो है दैट इट गिव्स मी द एबिलिटी टू डू द थिंग्स आई वांट व्हेन आई वांट देम. तो मैं जो भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ. जब भी मैं उनको करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ. अब मेरी उतनी कोई ऐसी इच्छाएं तो है नहीं, बट कम से कम फाइनेंशियली फ्री होने के बाद में मैंने ये अचीव कर लिया है कि जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है आई हैव बीन एबल टू एलिमिनेट देम फ्रॉम माई लाइफ. की सुबह उठ के जो है नौकरी पे जाना इज पेनफुल, सो लेट्स जस्ट एलिमिनेट दैट एट फर्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो अभी आपने वेल्थ क्रिएट करी है वो कितनी है और वो लाइक कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टेड है? देखो, this is a slightly difficult question to answer because a lot of things you do not know how to put a value to them. जैसे कि कुछ टाइम पहले मान लो मैंने कोई फ्लैट लिया था, अब वो बिकेगा नहीं बिकेगा, कितने में बिकेगा, lot of unknowns are there. There is certain amount of wealth which comes in form of inheritance which will come. वो कब आएगी कब नहीं आएगी because you do not know. I have सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जो कि स्टार्टअप्स वगैरह के अंदर हो गए या क्रिप्टो के अंदर हो गए, बट उनका भी कोई ईमान धर्म भरोसा है नहीं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विद अ वेरी गुड नंबर, बट इफ आई हैव टू पुट अमाउंट टू इट आई विल से इट्स अराउंड 12 crores. ओके, तो जो ये 12 CR हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? आई मीन उनमें से कितना लिक्विड है एंड सो ऑन? इसमें से आप ये मान लीजिए कि 10 के आसपास जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर है और 2 के आसपास जो है वो एक रियल एस्टेट के अंदर है, पीस ऑफ लैंड दैट वी ओन. ओके, सो अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स को फर्दर बाइफरकेट करें तो वो लाइक आगे क्या रहेगा? फाइनेंशियल एसेट्स को अगर आप फर्दर बाइफरकेट करना चाहेंगे देन आई वुड बिलीव कि तकरीबन 55% के आसपास इक्विटी एसेट्स के अंदर होगा. इक्विटी एसेट्स के अंदर डायरेक्ट इक्विटी आ गई, म्यूचुअल फंड्स आ गए, वो सब आ गया. 15% के आसपास अपना हाइब्रिड जो कि मिक्सचर वाले एसेट्स होते हैं उसमें होगा, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स हो गए, NPS हो गया, दीज सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. और बाकी जो 30% के आसपास बचा वो प्योर डेट के फॉर्म में है, विच इज़ PF, EPF, बॉन्ड्स हैं मेरे पास में, डेट फंड्स हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट. ओके, तो अगर यही पोर्टफोलियो आपको जॉब से क्रिएट करना होता तो डू यू थिंक लाइक इट वुड हैव बीन पॉसिबल? यस, एब्सोल्युटली. मेरी बहुत सारी ऐसे लोगों से बात हुई है जिन्होंने कि इस साइज़ का पोर्टफोलियो जॉब्स के थ्रू ही क्रिएट किया है. बट
जॉब्स के साथ साथ देयर वाज सम इवेंट इन देयर लाइफ जिसकी वजह से वो लोग ये कर पाए. सो देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा विच नीड्स टू हैपन. जैसे कि मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी ही कहीं अक्वायर हो गई, तो आपके पास में जो ईसॉप्स थे आपने ईसॉप से पैसा बना लिया. अदर थिंग इज कि सपोज आपकी शादी हुई और आपकी स्पाउस भी जो है वो एक हाई अर्निंग, मान लो 100 रुपया तुम कमाते हो, वो भी 100 रुपये के आसपास ही, बोथ ऑफ यू मेक द सेम इनकम एंड यू डोंट हैव एनी किड्स. और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो एक से फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है जिसकी सैलरी जो है उसकी एंड उसकी वाइफ की मिला के 2 करोड़ प्लस है, एंड स्टिल बोथ ऑफ देम हैव नो किड्स. और उनका जो मकान में वो रहते हैं बैंगलोर में, वो 50,000 रुपये के भाड़े के मकान में रहते हैं. So with a 2 crore salary also there are people who are living with 50,000 rupees per month as rent. तो ये लोग कैसे नहीं बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे. और इस टाइप की सैलरीज पे बहुत सारे लोग 15 साल बाद, 20 साल बाद, 20 साल के वर्क एक्सपीरियंस तक इस टाइप की सैलरी पे पहुंच जाते हैं. सो बाय द टाइम यू आर 45, आई एम नॉट सेइंग इट्स ईजी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो एक्वायर हो गए, या ऐसी हो गई कि आपकी डबल इनकम नो किड सिचुएशन हो गई, या मान लो आप कुछ टाइम के लिए बाहर चलेंगे. सपोज इन योर 20-year वर्किंग करियर इफ यू हैव स्पेंट 10 years इन यूरोप और US, you would have saved and made us, or even Middle East, because that's a tax-free country, you would have made a lot of money and you would have come back to India. So जॉब के थ्रू डेफिनेटली पॉसिबल है, बट कुछ ना कुछ ये एक्स्ट्रा आपका कहीं लगना चाहिए. ईसॉप्स का लगे, शादी का लगे, फॉरेन स्टेंट का लगे, समथिंग नीड्स टू हैपन. ओके, तो आपके केस में जो स्पेशल इवेंट था दैट वाज लाइक एक्विजिशन ऑफ योर कंपनी बाय अन अकेडमी? नहीं, एक्विजिशन वगैरह के अंदर तो उतना नहीं था. मेरी लाइफ में जो स्पेशल इवेंट है वो ये था, मैंने अपना बिजनेस चालू किया. सो आई स्टार्टेड अ बिजनेस, और वो बिजनेस वाज अ लिटिल प्रॉफिटेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5-6 years. तो 5-6 साल तक एक प्रॉफिटेबल तरीके से वो बिजनेस चलता रहा, विच इज़ व्हाई आई वाज एबल टू सेव दिस अमाउंट. ओके, तो एक मिडिल क्लास की डेफिनेशन है जो कि दी है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने, और वो कहते हैं कि मिडिल क्लास आदमी वो है जो सालाना 2 लाख से 10 लाख रुपए कमा रहा है, यानी 16,000 से 80,000 रुपये. तो आपको लगता है कि अगर ये 2 कैटेगरी वाले लोगों ने फ्री होना है, 16,000 वाले ने और 80,000 वाले ने, तो वो हो सकते हैं? मेरे हिसाब से देखो, फाइनेंशियली फ्री होना है और यू वांट टू फॉरगेट फ्री, यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली बेटर देन वेयर यू आर टुडे. भाई कोई इतना दूर का मतलब आप ये गोल मत रखो ना, मेरे को 10 किलोमीटर भागना है या मेरे को 5 किलोमीटर भागना है. अभी तो मैं 1 किलोमीटर भाग रहा हूँ, मेरे को कल 1 किलोमीटर 1.1 किलोमीटर भागना है. सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव, द ओनली पॉसिबल वे टू इम्प्रूव इज इंक्रीज योर इनकम. अब सवाल उठता है कि आप अपनी इनकम की, अच्छा हाँ मैं ऐसे इतने पैसे बचा लूँगा, उनको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, उससे मेरी हालत बहुत बेटर हो जाएगी. आई डोंट रियली थिंक दैट वुड वर्क. What would work is you focus on increasing your income. आप रिस्की जॉब्स के अंदर जाइए which pay better, जैसे कि स्टार्टअप्स हो गई. आप एंड प्लस देयर इज दैट ईसॉप एंगल देयर एज वेल. क्या पता किस्मत चमक जाए. मतलब मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ इंडिया में जिनकी चमकी है, बट ऐसी लॉटरी भी तो लगती है लोग. सो यू मूव टू रिस्की जॉब्स और यू गेट एन एडिशनल क्वालिफिकेशन. आपने मान लीजिए बीटेक किया है, तो बीटेक के बाद में आप MBA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं. आप और पढ़ाई कीजिए, या आप इंडिया के बाहर कहीं चले जाइए. सो PhD करने के लिए, एक अच्छे कॉलेज से MBA करने के लिए आपको टैलेंट और पैसा दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब तक आप इंडिया में हो, है ना. स्टार्टअप ज्वाइन करके वहाँ पे किस्मत का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, दैट द कंपनी जॉइंड अस वेल. लीविंग इंडिया एंड गोइंग अब्रॉड आसान नहीं है, गारंटीड भी नहीं है, बट स्टार्टअप के ईसॉप से आप माल कमाओगे, उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप बाहर जाके कमा लोगे. एक अच्छे कॉलेज में, IIM में अच्छी जगह आपको एडमिशन होगा, उससे ज़्यादा आसान है कि आप बाहर चले जाओगे. सो बाहर जाना इज़ नॉट अ गारंटी एंड नॉट एवरीवन कैन डू इट, बट अमंग, सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस टू इंक्रीज योर इनकम, कि आप रिस्की जॉब्स लीजिए या आप बाहर और ज़्यादा पढ़ाई कीजिए. इन दोनों के बीच का रास्ता, और मेरा रिकमेंडेड रास्ता यही है कि आप बाहर जाइए. गारंटी नहीं है, दिक्कतें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बट हाई प्रोबेबिलिटी और
लेस एफर्ट वाला जो ऑप्शन है वो गोइंग आउट। ओके, तो अभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद लाइक आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या लग रही है? कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार एक वॉइड सा क्रिएट हो गया लाइफ में, या क्या? आई थिंक ये जो एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है, दैट इज an ongoing theme in my life and my decision making, because I've always been a little bit on the lazier side. मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, मैंने डॉक्टरी इसीलिए नहीं करी क्योंकि मुझे लगता था यार डॉक्टरी तो जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, मतलब 10-10 साल तक आप पहले MBBS करोगे, फिर MS करोगे, फिर ये करोगे वो करोगे, सो इट साउंड्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई आई टुक द इंजीनियरिंग रूट। कॉलेज में जाके मुझे लगा नहीं यार ये तो कंप्यूटर साइंस बहुत मुश्किल है, अपन तो मैथ ही कर लेते हैं, पढ़ा लेंगे वो आसानी से हो जाएगा। फिर जब मैंने अपना धंधा चालू करने का सोचा तो मोस्ट पीपल वुड स्टार्ट देयर ओन कोचिंग सेंटर इन पर्टिकुलर लोकेशन। मैं ऑनलाइन करने का इसीलिए सोचा कि ऑनलाइन ज़्यादा आसानी से वेबसाइट बना के करना है, आसानी से हो जाएगा। ऑनलाइन में तो 4 लोग को रखना पड़ेगा, सुबह दुकान खोलनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, इतना कौन कैसे करेगा, वो सब नहीं होगा। द रीज़न फॉर सेलिंग द बिजनेस वॉज ऑल्सो दिस, बिकॉज जब तक कॉम्पिटिशन कम था, पैसा वैसा आसानी से आ रहा था, तब तक चल रहा था। 2020 में ऐसा बहुत मुश्किल हो गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, पैसा कमाना मुश्किल हो गया, तो यार चलो बेच बाच के इसको निकलो। नौकरी कर रहा था, अच्छी तनख्वाह थी, बट नौकरी के अंदर प्रेशर बहुत था, चलो उसको छोड़ो भाई, नौकरी करने का कोई पॉइंट नहीं है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल फ्रीडम दैट एग्जिस्ट, आई हैव बीन एबल टू एलिमिनेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, and that is the same philosophy that I'm continuing for the remaining part. Now the problems have been replaced. ऐसा नहीं है कि आज की डेट में प्रॉब्लम नहीं है, 1000 प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। मतलब मेरे को तो लोग जो यार दोस्त लोग हैं कि भैया तुम अभी भी रोता रहता है, तुम जिंदगी भर ही रोता रहेगा, तो वो तो आदमी का नेचर है, जो रोता रहता है वो रोता रहेगा, जो खुश रहता है वो खुश रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि आफ्टर बीइंग फाइनेंशियली फ्री योर all your problems get eliminated. Your problems become different. And अभी जैसे जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनसे मेरा डील करने के जैसे भी मैं करता हूँ वो मैं करता हूँ। मेरे पास में हमेशा ऑप्शन तो है ही कि भैया मैं इन प्रॉब्लम्स की बजाय मैं नौकरी कर लेता हूँ। नौकरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इट ऑलवेज बिकम्स अ ट्रेड ऑफ कि अच्छा हाँ ये जैसा भी है, मान लिया कि दिक्कतें हैं, बट नौकरी करने से तो अच्छा है, अपना धंधा करने से तो अच्छा है, क्योंकि नौकरी करोगे धंधा करोगे तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा ही आएगा। सो लेट्स जस्ट कीप अवे फ्रॉम इट एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आर यू अफ्रेड कि आपकी जो वेल्थ है वो लूज हो सकती है? एक इस पे बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं पॉल ग्राम के, उन्होंने ऐसे लिखा है, जो कि वाई कॉम्बिनेटर के को फाउंडर हैं। वो कहते हैं कि गरीब से अमीर बनना डिफ़िकल्ट है, लेकिन अमीर से गरीब बनना वो काफ़ी जल्दी मैंने लोगों को अपनी जो वेल्थ है वो लूज़ करते हुए देखा। और इसका मेन रीज़न ये होता है कि बीइंग अ मिडिल क्लास, हम सब कोई अगर महंगी परचेज़ करते हैं, कोई गाड़ी खरीदेंगे या कोई महंगी और चीज़ खरीदते हैं, तो हमारे बॉडी में अलार्म बजने लग जाते हैं कि यार ये हमने महंगी चीज़ खरीद ली, इसलिए हम उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वेल्थ लूज़ होने का रीज़न होता है वो है कि हम इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लगा देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में अलार्म नहीं बजते, और फाइनली वो जो सारी वेल्थ है वो लूज़ हो जाती है। तो आपको लगता है कि वो आपके साथ हो सकता है? आई डोंट रियली थिंक कि ये स्थिति मेरे साथ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स और उस सब के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ। सो ये जो पैसा लुटाने वाली जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो मतलब जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह वाली चीज़ें हो गई, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स वाली चीज़ें हो गई। आई हैव डन ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन 2008. आई हैव लॉस्ट some amount of money in them. So that's one part of it. The second part of it is कि for all these risky investments that I want to do or that I want to try, and I keep doing them. मैं थोड़ा बहुत स्टार्टअप्स के अंदर भी पैसा मैंने डाला हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने क्रिप्टो के अंदर भी डाला हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने जो पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि 12% 14% देते हैं, उन सब के अंदर भी मैंने पैसे डाले हुए हैं. बट आई एम ऑलवेज वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि मैं
ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल रहा हूँ जिसके बारे में मेरे को एकदम 100% जिसके रिस्क पता नहीं है कि क्या हो सकता है. So I'm putting in only a small portion of my wealth into it. तो 1% डाला, 2% डाला, 2% अगर भट्टा बैठ भी गया तो भी ठीक है, साल भर में रिकवर हो जाएगा. So I will not take, so if you look at my current portfolio, yes, do I have angel investments? I do. Do I have crypto investments? I do. Do I have investments on these new age platforms like Grip Invest and Giraffe and Credix and blah blah? Yes, I do. But the amount of money which is in them बढ़ गया. एक तो सारे के सारे ही फट जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट सारे के सारे भी अगर फट जाते हैं तो भी मुझे कोई इतना फर्क नहीं. हाँ, इनमें से कोई सा भी 10 गुना हो गया, then तो that gives me an additional buffer. So I'm okay losing money on those bets which might become 10. Okay. That's the idea. अब इसके अंदर भी बट मैं 50 अपना आधा पोर्टफोलियो इसमें नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसमें अपना 2%, 3%, 1% छोटा छोटा पोर्टफोलियो लगा रहा हूँ. देखते वो 10% हो गया तो हो गया, 0 हो गया तो हो गया. ओके बोथ वेज. ओके, तो जो हमने अभी बात करी है ई सॉप्स वगैरह, तो ये भी जो बेंगलुरु जैसी सिटीज़ हैं वहाँ पर कॉमन है. बट जो कोई कॉमन आदमी है जिसने BA BSc वगैरह करी हैं, तो लाइक वो कैसे ये चीज़ कर सकते हैं? लाइक दे हैव टू कम आउट ऑफ देयर सिटी और लाइक व्हाट? Yes, they have to come out from their city. They need to, I don't know what sort of a person cannot get out of India. मेरे को ये समझ पाना, भाई मान लीजिए अगर आप 50-60 हज़ार रुपए की आज की डेट में आप नौकरी कर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप IT फील्ड में कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हो इंडिया में, देन आपकी एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्वालिफिकेशंस एक सर्टेन लेवल पे हैं, तभी कोई तुमको 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह दे रहा है, वरना 50,000 रुपये भी कौन देगा? अगर तुम उस लेवल पे हो और अभी तुम्हारी सपोज यू आर 23-24 years old, you are less than 25 years old and you are making 50,000 rupees a month, then you have enough talent and skill to apply for scholarships abroad. आप बाहर जाने के लिए खाली ये नहीं है कि मेरे को बाहर नौकरी मिल जाएगी तब मैं चला जाऊँ, आप बाहर पढ़ाई के लिए भी जा सकते. पढ़ाई जो है बाहर बहुत महंगी पड़ती है. सो आई अंडरस्टैंड कि मतलब 25 लाख रुपए दे के पढ़ाई करवाना सबके बस की बात नहीं है, बट बाहर स्कॉलरशिप्स भी मिलती. मैं नहीं बोल रहा हूँ ना कि तुम सिर्फ US की टॉप यूनिवर्सिटीज एक ऑप्शन रखो, मैं बोल रहा हूँ तुम कनाडा को भी ऑप्शन रखो, मैं बोल रहा हूँ तुम इवन मलेशिया को भी ऑप्शन रखो. मलेशिया के भी किसी अच्छे कॉलेज में जाके अगर तुम्हारी स्कॉलरशिप लग गई और मलेशिया के एक अच्छे कॉलेज में जाके तुमने अगर पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद में और कुछ हो ना हो मिडल ईस्ट तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, नौकरी के लिए. साउथ ईस्ट एशिया तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से ओपन हो जाएगा, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जाके या मिडल ईस्ट के अंदर जाके यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. मिडल ईस्ट के अंदर तो यू कैन मेक ऑल दैट मनी टैक्स फ्री एज वेल. सो जब मैं बोलता हूँ कि आपको बाहर जाना चाहिए पढ़ाई के लिए, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हाँ जी मैं इलिनॉय में जाके मास्टर्स करूँगा. US is one of the options, but that's a very costly option. There are cheaper options available around the world. जर्मनी में जैसे आपको अगर पढ़ना है, it's not very costly. Getting scholarships there is something. कनाडा में जाके अगर आपको अपना मास्टर्स करना है, अगर असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है. अगर आपकी आज की डेट में 50,000 रुपये की भी तनख्वाह है, then I believe you can actually aim for that. And if money and career and that sort of a life is important to you, then that's an option you need to very seriously explore. ओके, तो मैं आपसे ये पूछना भी चाहता था कि बीइंग एन IIT ग्रेड, आप जो रेकमेंड कर रहे हैं वो ये है कि IIT के बजाय कोई बाहर पढ़ ले, तो इसका रीज़न क्या है? लाइक क्योंकि जो आउटपुट टू इनपुट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कम एफर्ट करके वहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा है. लाइक व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न? The exact reason is कि अगर आप इंडिया में नॉट जस्ट IIT, आप IIT है, IIM है, आप किसी अच्छे कॉलेज से आप डॉक्टर बन रहे हो, या आप किसी अच्छे आप CA कर रहे हो, UPSC कर रहे हो, एनी ऑफ दीज फील्ड्स दैट यू आर बिल्डिंग योर करियर इन,
उन सब में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि यू नो अगर आपका इंडिया के अंदर IIM अहमदाबाद में सिलेक्शन हो जा रहा है तो मैं लिख के देता हूँ तुम्हारा हार्वर्ड वाले जो है ना तुमको हाथ जोड़ के ले लेंगे. सो यू कैन गेट टू द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर इंडिया के अंदर तुम किसी Tier 2 कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो विच इज फाइन, तुमको बाहर भी उससे बहुत बेटर कॉलेज मिल जाएगा. महंगा पड़ेगा, इट वुड बी कॉस्टली, बट द कॉम्पिटिशन इज मच लेसर आउटसाइड फॉर बेटर रिवॉर्ड्स. रिवॉर्ड से मेरा क्या मतलब है? रिवॉर्ड से कि जैसी आपको नौकरी लगेगी, बाहर जाके आपकी जो पढ़ाई करके नौकरी लगेगी. अब तुम IIT वाले को किसी रैंडम बाहर वाले से मत कंपेयर करो. अगर वो इंडिया के अंदर IIT जा रहा है तो फिर वो MIT जाएगा, MIT में जाएगा, वो प्रिंसटन में जाएगा, वहाँ पे जाके फिर उसका कैसा करियर बनेगा. यू थिंक ऑन दोज लाइन्स. अगर इंडिया में वो किसी Tier 2 कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है तो वहाँ पे वो किसी और कॉलेज से, वहाँ के Tier 2 से करेगा. स्टिल हिज करियर वुड बी अ लॉट. सो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, गेम यहाँ पे सिर्फ पैसे का आ जाता है कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हो. ग्रेजुएशन के लिए तो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्कॉलरशिप्स नहीं के बराबर. पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं कि आप वहाँ पे जाके टीचिंग असिस्टेंट बन के भी यू कैन गेट बाय. आप रिसर्च के लिए वहाँ पे जा सकते हो, PhDs करने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो. तो बहुत तरीके हैं जाने के. तो लाइक 12th तक जो आपकी जर्नी थी, क्या आप वो बता सकते हैं कि 12वीं तक माहौल कैसा था आपको? लाइक क्या डिफ़िकल्टीज थी, पेरेंट्स क्या करते थे, एंड सो ऑन. So both my parents were government servants. वो दोनों डॉक्टर्स थे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर. तो उनके ट्रांसफर्स होते रहते थे. मतलब कितनी जगह गया हूँ मेरे को खुद को याद भी नहीं है. सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन जयपुर ऑब्वियसली, जहाँ पे अभी हूँ. भरतपुर में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है. कोटपुतली करके एक छोटी जगह है, ब्यावर है, अजमेर है, अलवर है, धौलपुर है. तो बहुत सारी जगह वहाँ पे ट्रांसफर्स होते रहते थे. तो आई स्पेंट इन दीज प्लेसेस. 11th 12th के अंदर मैं जयपुर आ गया क्योंकि 10th तक मैं भरतपुर में था. तो वहाँ पे तो IIT का कोचिंग वगैरह कुछ होता नहीं था, इसलिए 11th 12th जो है मैं जयपुर आ गया कि यहाँ पे आके कुछ तो पढ़ाई का माहौल रहेगा. एंड आई गेट टू, मतलब 11th तक तो मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा कोचिंग के बारे में पता भी था कि क्या. एंड दिस इज़ लेट 90s दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो मतलब 25 साल भी हो गए उस बात को. फिर 11th 12th मैंने जयपुर से किया और उसके बाद में 1 साल मैंने ड्रॉप किया, वो मैंने कोटा से किया. और उसके बाद में फिर मैं कॉलेज चला. तो लाइक डू यू बिलीव इन लक कि जैसे आपके जो पेरेंट्स थे वो डॉक्टर्स थे, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है बच्चे की साइकोलॉजी में और बाकी चीज़ों की डेवलपमेंट में, एंड सो ऑन? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है यार उससे कि घर में एक उस टाइप का माहौल रहता है. सेकेंडली द अदर थिंग विच हैपन्स इज कि मान लो मेरे को कभी भी कोई भी ट्यूशन चाहिए, कोई भी मेरे को एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, तो दे कैन वेरी इजीली अफोर्ड इट. राइट. तो अभी मान लो जैसे कोटा ही जाना है या साल भर कोटा जाके रहना है, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो कॉस्ट एक इनहिबिटिंग फैक्टर हो जाता है कि अच्छा हाँ यार उसमें खर्चा होगा. मेरे पेरेंट्स के लिए कॉस्ट वो इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं था कि अच्छा हाँ खर्चा होगा, बट इतना खर्चा नहीं है कि कोई हम लोगों को दिक्कत आए. सो दैट वे आई थिंक उससे बहुत हेल्प हुई. सो लाइक कैन एनीवन कंट्रोल लक? कैन वी कंट्रोल लक? आई डोंट थिंक सो. मतलब किस्मत तो किस्मत ही है यार. ओके. बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि जहाँ तक कि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला एस्पेक्ट है उसमें मेरा लक कहाँ काम किया. ओके. मेरी शादी जो है हुई, वो मेरी वाइफ शी इज़ अ CA, तो उसका एक अपना करियर सेट था, तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी. और इसी वजह से मैं अपना धंधा शुरू कर पाया. क्योंकि जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तब टेंशन तो थी ना कि यार तब तो मेरी शादी हो चुकी है, घर कैसे चलेगा. मतलब पहले दिन से तो तुम पैसा कमाते नहीं हो बिजनेस में. राइट. तो ये था कि अच्छा बीवी ये कमा रही है, सो वी कैन वेरी इजीली लिव ऑफ हर सैलरी फॉर मेनी ईयर्स, और अगर नहीं चला तो फिर तब की तब देखेंगे. सो दैट्स वेयर द अदर लक फैक्टर केम इन. प्लस मेरे पेरेंट्स की आफ्टर दे रिटायर्ड क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोगों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, भाई पेरेंट्स रिटायर्ड हैं, उनको घर कुछ पैसे भेजने हैं, उनके लिए सपोर्ट करना है. राइट. वो सब कुछ था ही नहीं.
क्योंकि उनकी अपनी पेंशन आती है, सो दे वर नेवर डिपेंडेंट ऑन मी। और बल्कि मतलब यही होता है कि जब भी वो आते हैं या कहीं जाते थे, अब तो मैं हम लोग साथ में रहते हैं, पहले जब वो आते जाते थे तो कुछ ना कुछ वो जो है ना 500 रुपया, 1000 रुपया, 1100 रुपया वो पकड़ा के ही जाते थे। सो देयर वाज नेवर एनी डिपेंडेंस, और वो वैसे कोई खर्चे नहीं थे। फिर मैंने जब अपना धंधा चालू किया, दैट वाज इन 2012, तब ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर कोई कुछ कर ही नहीं रहा था, तो कंपटीशन ही नहीं था। कंपटीशन ही नहीं था तो बहुत ही आसानी से जो है वो काम चलता रहा। फिर मेरे को जब अपनी कंपनी बेचनी थी, तो आई नॉट से कि मेरी किस्मत अच्छी रही और वो टाइमिंग वहाँ पे एकदम अच्छी रही। अगर मैंने 2020 में बेच दी होती तो शायद मैंने डबल पैसे कमा लिए होते। तो मैंने बेचने में थोड़ी देर कर दी, बट मतलब अर्ली 2020 से मैंने लेट 2020 कर दिया, तो उसमें मेरे को तकरीबन आधे का नुकसान हो गया। बट अगर मैं इसको 2022 में आके बेचता तो बिकती ही नहीं। तो अब आप बोल सकते हो कि हाँ यार चल, कम से कम आधा तो मिला, बट ये है कि आधा भी नहीं मिलता आपको 20 में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं किस्मत तो काम करी ही करी है, बिना किस्मत के नहीं ये गेम होता। तो एक्चुअली मैंने लक की बात करी तो एक मेरा फ्रेंड था जिसकी लाइक 9th तक बहुत ही अच्छी परसेंटेज आई, 95, 96, 97, और एकदम ही फिर 10th में एकदम ही परसेंटेज कम हो गई। और उसके बाद हमने +1 +2 में रियलाइज़ किया कि लाइक जो उसका लॉजिकल ब्रेन है वो उतना डेवलप नहीं हुआ है। इट वॉज मोर लाइक अ रोट मेथड। सो नाउ माई क्वेश्चन इज कि एक स्टूडेंट हु इज स्टडिंग लाइक 6 to 7 hours एवरी सिंगल डे, और कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो उस चीज़ को कैप्चर करने में फेल हो गया। क्योंकि अगर वो उसे कैप्चर कर लेता तो ऐसा स्टूडेंट जो 6-7 घंटे दे रहा है रोज़, उसकी कोर्स करेक्शन की जा सकती थी। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये लाइक इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है या हर जगह ऐसा एजुकेशन सिस्टम है? लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? बहुत मुश्किल है यार बोलना। देखो, एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है वो कोई अच्छा तो है नहीं, लेट्स फेस इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बढ़िया है और सब लोगों को बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट मेरे लिए कम से कम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक ठाक काम कर गया है। क्योंकि और वो मेरे लिए ठीक ठाक इसलिए काम कर गया है क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे उनको एजुकेशन की वैल्यू थी, क्योंकि वो लोग खुद बहुत वेल एजुकेटेड लोग हैं। उन्होंने कभी भी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वर सो मेनी ट्रांसफरेबल जॉब्स, तो स्कूल्स वगैरह का लफड़ा रहता है, कभी भी उस वजह से एजुकेशन पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 11th-12th के अंदर भी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जयपुर आ गया, वो मैं जयपुर आया था और मैं अपने दादा दादी के साथ रह के मैंने 11th-12th में पढ़ाई की थी। मेरे पेरेंट्स तब भी भरतपुर में ही थे। सो दे सेट द किड आउट एट 11th, व्हिच इज नॉट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स वुड डू, कि अच्छा 12th तक तो बच्चा हमारे साथ ही रहने वाला फिनोमिनन रहता है। कुछ लोग तो कॉलेज में भी नहीं जाने देते, बट 12th तक इज कंसिडर्ड मोर और लेस द सेम। फिर उसके बाद मैं कोटा भी गया था, which is also what not a lot of parents would support per se, but because education was valued, तो जो इंडियन एजुकेशन के खराब पार्ट्स हैं उनसे थैंकफुली मेरा तो पाला नहीं पड़ा, बट एज अ टीचर, एज समवन हु हैज वर्कड इन द सिस्टम फॉर 15 years, बहुत हालत खराब। तो बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि तुम इवन MBA, which is supposed to be a great मास्टर्स लेवल डिग्री एंड हाई क्वालिफिकेशन, उसके अंदर भी अगर तुम Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में जाओगे, क्योंकि यू नो मतलब MBA का मतलब सिर्फ IIM नहीं होता है, मतलब MBA का मतलब सिर्फ XLRI ISB नहीं होता है। IIM का मतलब ऊपर के 25 कॉलेजेस नहीं है, 25 के ऊपर के 100 कॉलेजेस रहेंगे। मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ, देखिए सब भाई इंडिया में 2500 तो MBA का कॉलेज है, 2500। नाम जानते हो कितनों के? 20 के, 25 के। अगर तुम MBA की तैयारी कर रहे हो तब तुम 50 के नाम जानते होगे, बिकॉज अगर तुम MBA की तैयारी कर रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहाँ पे कोई टीचर तुमको बताएगा ये सब कॉलेज होते हैं, यू विल स्टिल गेट टू 50। बट 2500 कॉलेज हैं, उनमें से 2400 कॉलेज जो हैं दे आर ऑब्वियसली नॉट दैट ग्रेट। 100 पहले के ठीक ठाक हैं, 50 पहले के अच्छे हैं, बट उनमें भी बच्चे जा ही रहे हैं, वहाँ भी बच्चे पढ़ ही रहे हैं। और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का नुकसान है वो उन
पूरे 2500 को तो मैं नहीं बोलूँगा, बट वो लास्ट के कुछ लोगों को वो भोगना, ऑलमोस्ट 50%। हाँ मतलब बहुत लोगों को भोगना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा लोगों को भोगना पड़ता है। वो खर्चा भी कर रहे हैं, नौकरियाँ भी नहीं लग रही हैं, MBA के बाद में फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी एक सर्टेन लेवल पे आ जाती है कि अच्छा हाँ यार मैंने MBA कर लिया, मैं क्रेडिट कार्ड की सेल्स थोड़ी करूँगा। बट मेजॉरिटी MBA अगर आज की डेट में तुम देखोगे तो वंस अगेन ऊपर के 100 कॉलेज को हटा दो तो मेजॉरिटी ऑफ दी MBAs की आज की डेट में 5 लाख की ही नौकरी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। लीव असाइड दी टॉप 100 कॉलेजेस, लेट्स टॉक बियॉन्ड टॉप 100। 5-6 लाख की नौकरी लगना भी हर MBA के लिए उतना आसान नहीं रहेगा अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो लाइक जॉब के पर्सपेक्टिव से मैं समझ गया, बट अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोलें तो वो आपको ऑप्टिमिज्म दिखाई नहीं दे रहा है कि लाइक इंडिया कुड बी दैट नेक्स्ट बिग थिंग? क्योंकि हमें भी लाइक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाई जा रहा है कि वी आर लाइक नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड सो ऑन। नहीं बिल्कुल बहुत बड़ा बनने वाला है। अरे भाई दुनिया का सबसे बड़ा देश, हाउ डू यू डिफाइन अ कंट्री? क्या कंट्री उसके लैंड बॉर्डर्स होती है? क्या कंट्री उसकी इकोनॉमी होती है? नहीं, कंट्री उसके लोग होते हैं। और अगर तुम उस हिसाब से देखोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री आज की डेट में इंडिया है, सबसे ज़्यादा लोग हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे लोगों के बावजूद रिसोर्सेज हमारे पास में नहीं है कि अगर we talk about the Indian economy being $3 trillion, some point of time it will become $5 trillion, some point of time it will become $50 trillion, कभी ना कभी तो वो बनेगा ही। बट उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पैरामीटर कि देश कैसा चल रहा है, आपको पर कैपिटा इनकम देखनी। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखते हो तो इंडिया में अभी पैसा नहीं। यस, लोग बोलते हैं कि 1% के पास में पैसा है, बट इंडिया के 1% भी इतने करोड़ लोग हो जाते हैं कि भैया उसमें धंधा चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, चलाओ, बिल्कुल चलाओ। बट अगेन ये तुम्हारी लिमिटेशन है कि तुम कौन सा बिजनेस चला रहे हो। अगर आज की डेट में इंडिया में बैठ के तुम कोई ऐसा बिजनेस बना सकते हो जहां पे कि तुम्हारे क्लाइंट्स जो है वो बाहर के, that is once again going to be a lot better for you। तो अगर तुमको धंधा भी बनाना है तो इंडिया में बैठ के ही धंधा बनाओ, बाहर जाके धंधा बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं, लोग करते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गो अब्रॉड एंड बिल्ड अ बिजनेस। इफ यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस इन इंडिया, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस फॉर अ ग्लोबल ऑडियंस, यू शुड डू दैट। जैसे मैंने ब्रीफली साल भर के लिए एक कंपनी में काम किया था विच वॉज अ SaaS कंपनी, सॉफ्टवेयर सर्विस, for a period of around a year and a half. और there is something that I learned over there। और आज की डेट में भी मैं बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज को देखता हूँ, बड़ी कंपनीज हैं या छोटी कंपनीज हैं, ऑलवेज रिमेंबर $1 कमाना ₹1 कमाने से बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि बाहर लोगों की पेमेंट करने की टेंडेंसी है, बाहर लोग नई चीज़ों को ट्राई भी आसानी से करते हैं। इंडिया के अंदर नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने में लोगों को डर लगता है यार ये तो मेरे को फ्री में ही मिल जाना चाहिए। तो जैसे तुम बहुत सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स अगर तुम उठा कर देखोगे, आई थिंक फेसबुक का डेटा कुछ दिन पहले शेयर हुआ था, एंड बाय फेसबुक आई मीन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, उनका पूरा वो, इफ़ यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स, इंडिया में शायद 3 गुना या 4 गुना नंबर्स हैं कंपेयर टू द US। और अगर तुम धंधा देखोगे तो शायद वहाँ 40 बिलियन का धंधा था और इंडिया में 2 बिलियन का धंधा था। तो धंधा भी अगर तुमको बनाना है, बिजनेस भी अगर तुमको करना है, इफ़ यू कैन डू दिस विथ अ फोकस दैट योर कस्टमर्स आर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, दैट्स अ मच बेटर डील। ओके, तो अगर AI की बात करें तो आई वॉज रीडिंग लाइक वन ऑफ द रिपोर्ट्स, तो उसमें क्या था, वो बता रहे थे कि अगर इंटरनेट ने X वेल्थ क्रिएट करी है इतने सारे डिकेड्स में, तो जो AI है वो एक डिकेड में इट वुड ऑलमोस्ट जनरेट 6x वेल्थ। तो दे डिवाइडेड दैट कि जो 10% वेल्थ है वो बनेगी जो हार्डवेयर वगैरह है, जैसे NVIDIA वगैरह, ये सारे जो GPUs वगैरह क्रिएट कर रहे हैं AI के लिए। नेक्स्ट 10 to 20% लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, कि ये सारे OpenAI के BART वगैरह एंड सो ऑन। But the remaining 60-70% that will come from the applications. So do you think like this is an opportunity for India? It definitely is a huge opportunity for India, क्योंकि इंडिया के अंदर वो टैलेंट तो है। बट अब तुम मान लो कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड AI
engineer हो, ML engineer हो, the kind of jobs that you will get abroad would be lot better. मतलब अगर तुम एक टॉप लेवल का AI ML इंजीनियर है, यस, ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब, इंडिया में भी तुमको बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेंगी. मतलब कई बार तो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जितनी तनख्वाह उनको यूरोप में मिल रही थी उससे ज़्यादा उनको अब बैंगलोर में मिलने लग गई है, बिकॉज द इंडियन सैलरीज हैव ग्रोन दैट वे. बट बहुत ही कम लोगों के साथ में होता है. जो इंडिया के अंदर ये बड़े बिजनेसेस बनते हैं, यू टॉक अबाउट, यू नो, इंडिया हैज हैड 100 यूनिकॉर्न्स, दिस दैट एंड स्टफ. Sure, you look at the numbers for developed economies, what are the numbers that those guys are doing? तो मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर हम लोग का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये है वो है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज आपको इतने ज़्यादा सस्ते में और आसानी से मिल जाते हैं. मतलब ऊबर ओला ड्राइवर्स हैं, स्विगी जोमेटो डिलीवरी गाइज हैं, अ लॉट ऑफ दीज businesses that you are talking about, they are able to thrive and become big because India has a very large and a very cheap labor force. तो अगर तुम्हारे पास में कुछ इस टाइप का बिजनेस है जहाँ पे तुम इंडिया की चीप लेबर को यूज कर सको, एक्सप्लॉइट कर सको, और then yes, India will offer you a lot of opportunities. AI, I don't think so, you know, for an individual it will still be better to go abroad. Yes, there are enough. तुमको बैठ के अब इंडिया में बनाना है देश के उद्धार के लिए, बिल्कुल करो. तुम जैसे लोग रहेंगे तो ही तो देश चलेगा. अदरवाइज इट वुड यू नो गो वेरी बैड. सो वी नीड पीपल लाइक दैट. बट शुड यू डू इट और नॉट, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. I would always be on the selfish side of things कि भाई तुम अपना देखो, समाज देख लेंगे, बाद में देख लेंगे. तो आपकी जैसे एडटेक कंपनी भी थी, तो जो सैलरीज वगैरह हैं टीचर्स वगैरह की, लाइक वो क्या रहती है? हम लोगों की तो बहुत ही छोटी सी कंपनी थी. So in my company I was the only one who was creating content. कभी कभार मुझे इसी से कुछ और बनवाना हुआ तो मैंने सपोज तुमको बोल दिया मेरे को चीखे का एक वीडियो वगैरह बना के दे. ओके. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ टीचर्स सैलरीज, आई ऑल्सो वर्कड एट अन अकेडमी फॉर अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम. ओके. और वहाँ पे मेरे को टीचर्स की सैलरीज के बारे में ज़्यादा आइडिया लगा. ओके. तो अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल टीचर हो, एंड इन्फ्लुएंशियल टीचर से मेरा मतलब ये है कि अगर बच्चे आपके नाम पे आते हैं, अगर बच्चे आपके नाम पे एनरोल करते हैं, अगर तुम धंधा जनरेट करके दे सकते हो, तो सैलरी की कोई लिमिट नहीं है. ओके. मुझे खुद को 1 करोड़ से ज़्यादा सैलरी मिलती थी. ओके. क्यों? मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा जो बिजनेस था वो इन्होंने अक्वायर किया, क्योंकि उसके थ्रू ज़्यादा बच्चे आएंगे ऐसी उम्मीद थी. आए नहीं आए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दैट्स द आइडिया. दैट इज व्हाई यू गेट पेड, because you will be able to generate a lot of revenue. Okay. I know people personally in an academy who had salaries of upward of 2.5 crores as well. क्यों? क्योंकि उनके नाम से बच्चे आते थे, धंधा उनके नाम से चलता है बॉस, तो होगा ही होगा. So that's perfectly understandable. Okay. But if you are going to look at it purely from a teaching perspective, कि खाली टीचिंग से आपकी क्या सैलरीज वगैरह हो सकती हैं, then it depends on the field that you are in. आप IIT JEE कोचिंग में हो, आप UPSC कोचिंग में हो, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. आप MBA की कोचिंग में हो, CAT की कोचिंग में हो, यू विल मेक अ लिटिल लेस मनी. आप प्योरली 7th 8th के स्टूडेंट्स को कुछ कुछ पढ़ाते हो एंड देयर इज नो बिजनेस एंगल विच इज एसोसिएटेड टू इट, यू आर ओनली अ टीचर हु इज टीचिंग यू नो क्लास 8th मैथ. प्योर टीचिंग के अंदर सैलरीज उतनी अच्छी नहीं है. ओके. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ लाइफ पार्टनर, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम में और लाइक एज अ होल? फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर तो यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये. तो इफ दे आर अर्निंग, दे कंट्रीब्यूट टू यू इन वेरियस वेज, नॉट जस्ट एक्चुअल मनी कंट्रीब्यूशन, द अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी दैट गिव्स यू. कि मान लो यार खुदा ना खास्ता कि अच्छा हाँ मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरा धंधा फेल हो गया, तो वो धंधा जो है वहाँ से नौकरी से दूसरा वाला पार्टनर जो है तुमको कमा के खिला लेगा, तुम भूखा नहीं मरोगे. द सेकेंड थिंग इज
that a lot of your confidence about money management comes in कि अच्छा हाँ भाई there is someone जिससे मैं बात कर रहा हूँ जो कि सुन रहा है, समझ रहा है, they are equally involved in this decision कि financially free होने के लिए हम लोगों को कहाँ पे खर्चे ज़्यादा करने हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करने हैं, क्या करना है, क्योंकि ये तुम्हारा इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं रहता। जिस कंपनी में तुम नौकरी कर रहे हो, आई बिलीव दैट इज मोर और लेस एन इंडिविजुअल डिसीजन कि अगर तुम आज की डेट में तुम अपनी बीवी को जाके बोलोगे कि तुम अब तुम गूगल से माइक्रोसॉफ्ट में अगर शिफ्ट कर रहा है, आई डोंट थिंक योर वाइफ वुड बी कि नहीं टू कॉन्शियस ऑफ दैट डिसीजन। बट इफ यू से कि हाँ मैं पहले नौकरी कर रहा था और अब मैं नहीं कर रहा, I'll stop making money now. Now that is something that can only happen if both partners are on board. कि अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि मतलब there could be a school of thought which is there कि अच्छा हाँ ठीक है भैया मैं तो घर बैठ गया, वाइफ है मेरी वो काम करना चाहती है वो कर रही है, बट फिर तुम घर बैठे हो तो फिर हो सकता है वो वाइफ को अखरे कि यार तुम तो घर बैठे हो, मैं ही मेहनत करे जा रही हूँ। So there could be very different dynamic which exists. Every family is different, and being open with your partner that these are my financial plans, these are my financial ideas, that is and both of them coming to the same page कि अच्छा हाँ हम लोग का ये प्लान है, हम लोग ये करेंगे, हम इस टाइप के होटलों में रुकेंगे, इस टाइप की हम गाड़ी लेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ में ऑनेस्ट रहो। एक्चुअली दैट्स वाई आई आस्क्ड कि दिस इज़ माई 4th पॉडकास्ट, और 4 के 4 लोगों से जो फाइनेंशियली फ्री हुए हैं उनसे मैंने पूछा, तो वो सारे के सारे कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये थीम है कि लाइक जो लाइफ पार्टनर है उसका रोल बहुत ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, ये बहुत मुश्किल है ना यार, मैं बता रहा हूँ। और देख सो ये रहेगा, पेरेंट्स जो है वो उतने डिपेंडेंट नहीं रहेंगे उनके ऊपर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो रहता है। फिर कहीं ना कहीं किस्मत तुम्हारी चलनी चाहिए कि तुम विदेश चले गए, ये सब, तो यू नीड ऑल दो। सो दिस कॉमन थीम इज बाउंड टू बी देयर, वरना कैसे होगा यार, तुम खुद सोच भाई। वरना तो यही होगा कि तुम अकेला आदमी है, तुम एकदम कंजूसी से जो है ना 10,000 रुपए के कमरे के अंदर रह रहा है और तुमने बेड तक नहीं बनवाया और तुम गद्दा बिछा के सो रहा है और वही तुम करता है, कोई जिंदगी थोड़ी है वो। पीपल डू इट, नहीं बोल रहा लोग नहीं करते, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार वो करना। कर सकते हो तो कर लो। I don't really think that's a good way to fire, and a lot of people do this कि अच्छा हाँ हम लोग अपने एक्सपेंसेस एकदम कट डाउन कर देंगे, हम लोग बच्चे इसलिए नहीं करेंगे कि जो है बहुत महंगा पड़ता है and adds a lot of responsibility. You do not want to have kids, brilliant, I support your decision. बहुत मेहनत का काम है बच्चे पाल रहा हूँ, मेरे को पता है। You want मेरा to भी है, like he's 1.5 years old. You want to have kids because they provide you a lot of joy, they give meaning to your life, कुछ पर्पस मिलता है जिंदगी जिंदा रहने का। Yes, I support your decision. You do not want to have kids because it's a very costly affair. That is something that I don't think, मतलब that should not be a reason for not having kids. But you need something or the other. ये सब तो चाहिए होगा ना, वरना कहाँ से होगा? ऐसा तो फाइनाइट रिसोर्स है ना, वो फाइनाइट रिसोर्स को एलोकेट तो तुमको करना ही पड़ेगा। लाइक व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन पासिंग योर वेल्थ टू योर किड्स? आपको लगता है कि वो उनका करियर एक्सेलरेट करेगा या फिर जो उनका मीनिंग है अंदर से वो ही निकाल देगा, यानी उनका सॉर्ट ऑफ वॉइड क्रिएट कर देगा? इतना ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा अभी 2.5 साल का है। ओके, सो दीज आर कॉन्वर्सेशंस फॉर अ मच लेटर डेट। Broadly speaking, what my idea or my thought process is that by the time he gets to, he finishes 12th, at that point of time is roughly when I believe I would have some sort of a conversation with him about money, that what are the options. So one of the options is कि तुम पैसा जो है वो तुम अपने एजुकेशन पे खर्च करना चाहते हो, that is possibility. पैसा जो है वो तुमको अपनी शादी पे उड़ाना है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा जो है तुमको अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए तुमको सीड कैपिटल चाहिए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज वुड बी देयर। आई वुड टेल हिम कि बॉस मैंने तेरे लिए जो है दिस इज दी, अभी मेरे को पता भी नहीं ना यार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास में कितना पैसा होगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब जो पैसा होगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हाँ भैया ये तेरा है। सो आई विल डेफिनेटली लेट हिम
decide and choose what he wants to do with that portion of the money which I have earmarked for himself. Okay. You want to spend it on a global education, do that. You want to spend it on your wedding, do that. You want to spend it on a do that. That is his money, his decision. Okay. But suppose उसने वो पैसे को डिसाइड किया कि इससे मैं अपना बिजनेस करता है और उसके बाद में फिर वो वापस आता है कि नहीं आप फिर मेरी शादी के ऊपर भी जो है तुम खर्चा कर दो तो भैया शादी के अंदर हम आने जाने का टिकट का पैसा दे दो उससे ज़्यादा हम so that's what I figured out. Okay. But things might change. It's very far away to project that much into the future. ओके सो जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था वो लाइक बहुत से लोग जानना चाहते हैं स्पेशली जो मिलेनियल्स हैं वो क्या करते हैं कि इफ़ दे हैव लाइक एक्स सैलरी तो दे लाइक स्पेंड 2x ऑन देयर क्लोथ्स एंड कोई शो ऑफ के जो प्रोडक्ट्स वगैरह एंड सो ऑन. तो जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि यू विल नॉट स्पेंड मनी ऑन योर चाइल्ड मैरिज क्योंकि शायद उस तरीके की आपकी ट्यूनिंग है. सो आपको क्या लगता है लेट्स अगेन कोटेड कि आप जो अपने क्लोथ्स वगैरह हैं उस पर आप कितने कपड़े खरीदते हो लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट. मतलब आई डोंट सी देयर आर थिंग्स दैट आई लाइक तो मेरे को जो चीज़ें पसंद हैं Okay. उन चीज़ों के ऊपर मैं खर्चा करने के लिए मतलब लेट्स से इफ the average spending is 100 rupees on the things that I like I would probably spend 200 to ओके on the things that I am indifferent about, I would probably spend 80, 90 on them. I'll not spend 100 considering important. ओके Say, for example, आज की डेट में जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, I'm driving a Honda City, which is a 12 लाख के आसपास की वो गाड़ी आती है. I can afford better. अभी मैं जिस घर में रह रहा हूँ, वो घर इज अराउंड 90-95 lakhs के आसपास का वो घर होगा. And I've seen people move into much bigger, much fancier houses. Right. But जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर कपड़ों वगैरह के ऊपर तो वैसे भी कभी उतना खर्चा हुआ ही नहीं. बट जैसे phones हो गए या लैपटॉप हो गए. Now I spend a lot of time on my phone and my laptop. ओके So the phone that I have is an iPhone 13 or 14 so one of the new ones will be one. But it's a high-end phone which मतलब 1.25 लाख के आसपास का था. ओके The laptop that I use is a MacBook Pro. ये भी I think 1.5-2 के आसपास का ये था. ओके Now for these, obviously there are 20,000 rupee good phones which are available. There are 50,000 rupee good laptops which are available. ओके But these are the things that I do not mind spending on क्योंकि इनके ऊपर मैं बहुत टाइम ओके I do not mind spending money on the kind of drinks that I like to have. तो मेरे को single malt whiskey पसंद है. So on an average the bottle that I would have would probably be a 3.5 would be an average, and फिर बाकी 6,000-7,000 rupees a bottle on for basically special occasions and stuff, ओके which would be probably a lot lesser for a lot of people. And these are Gurgaon treats that I'm talking about. मेरा तो चक्कर गुड़गांव लगता है. इसी चक्कर में मैं जाता हूँ कि अच्छा जाके गुड़गांव से सस्ती उठा के लाएंगे. आई डोंट रियली बाय इट फ्रॉम जयपुर क्योंकि जयपुर में बहुत महंगी है. ओके वेकेशंस की जहाँ तक बात आ जाती है तो अब as of today typically what happens is depending upon the location I tend to stay in a room which costs around 10,000 rupees a day is broadly what the average person. ओके अब इसके अंदर ताज हयात वगैरह अगर तुम हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाओगे तो वो लोग तो आते नहीं है. बट ये डेट इज डिसेंट इनफ ओके डिसेंट इनफ प्लेस टू स्टे. कभी कभार ये है वो ताज हयात के अंदर भी रुक जाता हूँ. बट ब्रॉडली इट इज 10,000 rupees a day is roughly what ओके बल्क ऑफ द एक्सपेंसेस. तो इस टाइप के कपड़े वगैरह पे खाने वगैरह पे तो उतना. ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस टू यंगस्टर्स. और इस क्वेश्चन को और पावरफुल बनाने के लिए मैं ये बोलता हूँ कि लेट्स से कि जो आपका किड है लाइक ही इज़ इन टीनेजर्स तो आप उसको क्या रेकमेंड करोगे. ही शुड डू व्हाट ताकि वो चीज़ों को लाइक किन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करे ताकि वो ज़्यादा अच्छा कर पाए लाइफ में. क्या रिकमेंड करूँगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. विद रिस्पेक्ट टू करियर मतलब कि लाइफ की जो गेम है वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप फिनेंसेस एक्सेट्रा.
अब आई डोंट नो, मेरे को ये लगता है कि मैं उसको सारे टूल्स प्रोवाइड करूँगा एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम देखो, तुम ट्राई मार के देखो कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, किसमें तुमको अच्छा लगता है किसमें तुमको बुरा लगता है. सो माई idea primarily would be to provide him with the freedom and the tools to do what he wants to do, and in case there is, so I'm there as a backup and a support which is always available in case things go horribly wrong. तो मान लो कि भाई मेरा बच्चा है, उसकी हालत इतनी फाइनेंशियली ख़राब हो गई है कि वो अपना घर का EMI नहीं दे पा रहा है, आई विल स्टेप इन टू हेल्प हिम आउट. बट गोइंग टू दी अदर वे अराउंड कि भाई मान लो मेरा बच्चा है, वो मेरे को बोलता है कि अच्छा हाँ हम लोगों ने शादी कर ली, अब मैं हैदराबाद मूव हो रहा है, आप हैदराबाद में मेरे को एक फ्लैट खरीद के दे दो, तो मैं बोलूँगा बाहर में जाओ. सो दैट distinction, this is the distinction that I have based on today, what my life is, what my finances are, what my understanding could change. अभी मेरे को ये लगता है कि my job is ये provide all the resources and freedom which is necessary to the kid, and B, in case something wrong happens, he has a setback, then I'm there to support him in his set. तो ये यही चीज़ें मैं उनको कम्युनिकेट करूँगा कि भाई तेरे को जो ट्राई मारना है मार ले, अगर कहीं फटा, कहीं हालत ख़राब हुई तो एज अ बैकअप हम देख. दैट्स ब्रॉडली व्हाट माय फिलॉसफी. But like you will not help to accelerate. I will help to provide the tools which are there. Say, for example, if he wants to go abroad for studies, yes, if I have the money at that point of time, I'll definitely support him in that. If he wants to start a business, Okay. I will again support him in that. But the point is, the amount of money for that will be quantified and told to him well in advance कि अगर आज की डेट में मेरा बच्चा 18 साल का होता और वो कॉलेज जाने की सोच रहा होता, तो आज की डेट में मैं उसको 50 लाख रुपया एलोकेट कर देता. This 50 lakh is yours. Okay. You do whatever you want with it. If you want to invest it, then I am handling the investments. This will remain available to you at all points of time. तुम बोल रहे हैं 50 लाख से तेरे को जो है इंडिया के अंदर डोनेशन दे के MBBS करना है, तेरी मर्जी है. तेरे को ये 50 लाख दे के अमेरिका जाके जो है मास्टर्स MTech करना है, तेरी मर्जी है. तेरे को ये 50 लाख लेके अपना धंधा चालू करना है, उसके लिए ऐप बनवाना, तेरी मर्जी है. दिस इज योर मनी. So if we are having this conversation in 2023, I would allocate this money. Whenever we have this conversation, maybe in 2035 or 2040 or whenever that happens, उस point of time पे देखेंगे what that figure is. I do not know what that figure would be at that point of time. So my next question is like, what do you think about mortality? क्योंकि आप अब like you are out of rat race, you have free time. तो अभी आप क्या सोचते हो इसके बारे में? Because I do some with life, my mortality is obviously something that bothers me a lot. Those thoughts keep coming from time to time. Okay. But what I believe is there is no grand कि अच्छा हाँ मेरे को मरने के पहले ये अचीव कर लेना, नहीं मरने के पहले जो है एक बार एवरेस्ट क्लाइम कर लेना है, या मेरे को मरने के पहले फॉर्च्यूनर खरीद लेनी, कुड बी एनीथिंग. सो आई डोंट रियली हैव एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. व्हाट आई डू हैव with respect to mortality is that there is a finite number of days which we have on this planet. तो उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दो जो कि तुमको पसंद नहीं है as much as possible. So कोई बड़ा पर्पस है कि नहीं मेरे को ये अचीव करना है या वो करना है बिफोर आई डाई, और और आई शुड help people and do this and do that, वैसा सब उससे खुशी मिलती है नॉलेज, वैसा मेरा कुछ भी नहीं है. खुद भी मैं कोई एकदम हेडोनिस्टिक आदमी नहीं हूँ कि अच्छा हाँ मेरे को बंजी जंपिंग करनी है एंड आई वांट टू हैव दिस एक्सपीरियंस और दैट एक्सपीरियंस, वो सब भी नहीं है. माई एक्सपीरियंसेस आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय द आइडिया कि अच्छा इसमें जो इरिटेटिंग पार्ट्स है उनको अगर मैं रिमूव कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट आई फोकस ऑन.
लॉन्ग टर्म में तो हम सबको मरना ही है, लॉन्ग टर्म के अंदर घंटा कुछ नहीं होने वाला है। शॉर्ट टर्म के अंदर एकदम प्लेजर वाले रूट पे नहीं जाके शॉर्ट टर्म के अंदर से प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करते चलो एंड you'll have a comfortable life. एनी लास्ट थॉट्स जो आप कहना चाहोगे व्यूअर्स के लिए? Not really. As such, I have a podcast on YouTube called the Desi Fire I'll Podcast. put the link. तो आप लोग जाइए, उसको खोजिए, खोज के उसको सब्सक्राइब वगैरह कीजिए. That would be the only last thought that I would have. ओके सर, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आई होप जो हमारी ऑडियंस है, जो गीगलर्स हैं, उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा. थैंक यू सो मच. जय हिंद. ओके, तो एक बार के लिए जो पूरा पॉडकास्ट है मैं आपके लिए समराइज कर लेता हूँ. सबसे पहले जो हमारी लर्निंग थी वो ये थी कि रवि हांडा सर के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उन्हें बाहर से एजुकेशन करनी चाहिए. उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर जो आउटपुट टू इनपुट रेशियो है वो बहुत ही कम है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करके फिर भी हमारी जो जॉब है वो कम लगती है. लेकिन अगर उतनी ही मेहनत हम बाहर करेंगे तो हम जो है वो जल्दी स्केल हो सकते हैं और हमारा करियर एक्सेलरेट कर सकता है. सेकेंड लर्निंग इज रोल ऑफ अ लाइफ पार्टनर. यानी अगर दो लाइफ पार्टनर हैं और दोनों अर्न कर रहे हैं, तो अगर एक जॉब में लगा रहता है तो दूसरा रिस्क ले सकता है और उसकी वजह से उन दोनों का जो करियर है वो बहुत अच्छे ढंग से एक्सेलरेट हो सकता है. थर्ड लर्निंग ये है कि अगर कोई मिडिल क्लास आदमी है और उसकी जो सैलरी है वो कम है, तो उसे कम से कम अपनी सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा या फिर उसे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहिए अगर उसकी फैमिली पे कर सकती है तो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो उसकी इनकम को एक्सेलरेट करेंगी. और फाइनली अगर हम मॉर्टैलिटी की बात करें यानी मौत की, तो उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ का पर्पस है वो कुछ भी नहीं है, जो कि मेरी भी अभी यही सोच है. हो सकता है मैं गलत हूँ, बट गोल यही है कि अगर हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो जो भी चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं उन्हें हम अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं. और साथ में बस यही गेम है कि खुद भी खुश रहो और अपने सामने वालों को भी खुश रखो. आई होप इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा. जय हिंद.